हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। बेटा सोशल साइंस में आगे देखिए मानचित्र की यात्रा है ना। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन, जिसका पहला लेक्चर जो है मैं कल आपको सेंड कर दिया था। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर अटेंड करते हैं। देखिए तो यहाँ पे तो मानचित्र की यात्रा। जरा सोचिए कि पुराने समय में लोगों को मानचित्र की क्या ज़रूरत रही होगी, पुराने समय के मानचित्र कैसे रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मन की बात जो है या एक काल्पनिक वाली जो बात जो है, आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में जो है लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय लगा। मानव जाति प्रारंभ से ही मानचित्र बनाती आई है। आज का जो मानचित्र सुधरा हुआ है, विकसित तथा वैज्ञानिक स्वरूप में दिखाई देता है। प्राचीनतम समय के मानचित्र आज के मानचित्रों की भांति नहीं थे, बल्कि वे रेखाचित्र थे। उनमें भूभाग का वर्णन तो चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उनमें पैमाना नहीं होता था। यह निश्चित है कि इतिहास में मनुष्य अपने ज्ञान का संवर्धन पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करते हुए अवलोकन के आधार पर करता गया, और साथ ही साथ मानचित्र भी विकसित होते गए। इसी प्रकार मानचित्र कला का विकास धीरे धीरे होता गया। 3000 साल से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाए, जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। अतः यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीनतम जो मानचित्र के जो स्वामित्व थे, लैंड ऑनरशिप, ठीक है, वो दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। आजकल इस तरह के मानचित्र पटवारी के पास होता है, जिसमें गाँव के खेतों का मानचित्र या नक्शा होता है। इन मानचित्रों से यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है, ताकि भूमि के उपयोग का पता लगा सके। यह है आपको मानचित्र की यात्रा कथा, ठीक है, जो प्रारंभ से स्टार्ट हुआ, प्राचीन काल से स्टार्ट हुआ। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि मानचित्र बनाने की कला कैसे विकसित हुई। मानचित्र बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी ग्रीक अर्थात भूगोलवेत्ताओं ने किया। हेकेटियस का मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार हुआ था। वे भूमध्य सागर के समीप निवास करते थे। उस समय पृथ्वी को गोलाभ अर्थात स्फीयर नहीं माना जाता था, बल्कि एक तस्तरी के रूप में पृथ्वी की कल्पना की गई थी, है ना। तस्तरिक बर्तन होता है, उसके केंद्र में ग्रीक को दिखाया गया था। इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बांटा गया था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही सीमित थी। ग्रीक राज्य के पतन के बाद देखिए यहाँ पे, ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार मध्य यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन तथा एशिया माइनर तक था। इस समय के महान भूगोलवेत्ता टॉलमी ने मानचित्र बनाने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्व को पहचाना। वह इस आधार पर यूरोप और संसार के मानचित्र बनाए गए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया 11वीं शताब्दी में अल इद्रिसी एक प्रसिद्ध अरब नक्शानवीस था। नक्शानवीस, ठीक है, नक्शानवीस मतलब मानचित्र बनाने वाले को कहा जाता है नक्शानवीस। तो 11वीं शताब्दी में अल इद्रिसी एक प्रसिद्ध अरब नक्शानवीस जो नक्शा बनाते हैं उन्हें नक्शानवीस या कार्टोग्राफर कहते हैं, जो अपने राजा के लिए नक्शे बनाया करता था। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्रों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वह दक्षिण दिशा को ऊपर की ओर और उत्तर दिशा को नीचे की ओर दिखाता था, तथा नक्शे के केंद्र में अरब को दिखाता था। यह उस समय नक्शा बनाने की एक तरीका था। वास्को डी गामा, ठीक है, हमारे प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है, भारत की जो सीमा या समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति जो है वो आपका वास्को डी गामा है, ठीक है। वास्को डी गामा याद रहेगा ना। भारत से समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन है व्यक्ति? वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था। देखिए यहाँ पे जब कोलंबस ने संसार की खोज की, तो पुर्तगाली भी भारत तक पहुँचने का पूर्वी समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लगे थे। वास्को डी गामा ने सन 1497 में अपनी यात्रा शुरू की और कैप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात कुछ समय तक अनजान दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचा। वह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी। इस समय उसके साथी बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करने लगे, किंतु वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए अडिग था और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप के पार कर उत्तर और चाम्बेजी नदी तक पहुंचा। यहाँ उन्हें इस स्कर्वी बीमारी की सामना करना पड़ा, जिसमें नाविकों के हाथ पैर सूज गए और दांत गिरने लगे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा
और मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरब व्यापारी मिले। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के उत्साह को बढ़ाया और अंततः तमाम मुश्किलों से भरा लंबा सफ़र उसने 20 मई सन 1498, ठीक है, 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर पूरा किया। इस तरह से उसने यूरोप से एशिया के समुद्री मार्ग रास्ता ढूंढकर यूरोप के लिए पूरब से और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता खोल दिया था। मतलब आज जो समुद्री मार्ग जो जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो वास्को डी गामा की ही देन है। 15वीं शताब्दी के दौरान मानचित्र कला में नए युग का सूत्रपात हुआ। उसका आधार था टॉलमी रचित पुस्तक ज्योग्राफिया। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इसी से दुनिया में एक नए उत्साह का संचार हुआ और मानचित्र के लिए नए नए स्कूल स्थापित किए गए, जैसे इटली का स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, जर्मनी स्कूल्स आदि। यह खोज नक्शे और उसके महत्व को लोकप्रिय बना पाई। फिर आगे अगर थोड़ा सा हम लोग देख लें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना। तो उपनिवेशीकरण क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है अपने से कमजोर राष्ट्र पर शासन करता है या उसको अपना गुलाम बनाता है, वो उपनिवेशीकरण कहलाता है। खोज, अनुसंधान जो करते हैं, सैन्य टुकड़ी जो होती है, सैन्य शक्ति होती है, नक्शा बनाना, ये बहुत सारे ऐसे घटनाक्रमों का आगाज हुआ, उसका जन्म हुआ यहाँ पे। यूरोपीय नायकों ने सुदूर महाद्वीप और देशों का पता लगाया, वहाँ पहुँचने के समुद्री मार्ग ढूंढे। साथ ही यह भी पता लगा कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया संसाधन संपन्न है। मानचित्र के सारे इन क्षेत्रों के संसाधनों की जलवायु और लोगों के बारे में यूरोपीय शासकों को जानने की ललक ने कालांतर में उपनिवेशीकरण की शुरुआत की तथा वैज्ञानिक और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया था। इन समूहों ने महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों को पार किया और आंतरिक भागों के बारे में एकत्रित ज्ञान को मानचित्र के माध्यम से उपनिवेशिक शक्तियों तक पहुंचाया। इन क्षेत्रों पर भी अपना शासन स्थापित करे, इन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करना। उपनिवेशीकरण मतलब जो शक्तिशाली राष्ट्र जो था वो उपनिवेशिक कहलाया। ये जो चित्र जो दिया गया है ना, मैप जो दिया गया है, वो है भारत के ब्रिटिश कालीन मानचित्र, जिस समय हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है, अंग्रेज के हम गुलाम थे, वो उस समय की नक्शा बना हुआ है। नक्शों का प्रयोग देखिए, जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाया गया, उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जैसे व्यापार, नौकायान, विजय अभियान, युद्ध आदि। नक्शों का प्रयोग देश के विकास की योजनाओं के लिए भी किया जाता है। योजनाकारों का एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती है। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जा सकती है। वर्षा, भूजल, नदियाँ जैसे जल संसाधनों को नक्शों के द्वारा दिखाया सकते हैं और नक्शों की तुलना कर सकते हैं। इस तरह से भी तरीके पहचाने जा सकते थे जिससे हम कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जैसे नदी, बांध या भूजल से, ताकि सभी जगह के लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो समाप्त होती है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।